हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 20, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द कीवर्ड्स एवं हमने सीखा का पार्ट 2। ओके, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर 19 में मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जाना था, तो हम लोग इस लेक्चर में हमने सीखा के बारे में जानेंगे कि अध्याय 16 चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा एल्कोहल और एल्केनाइक अम्ल को क्रमशः सूत्र ROH और RCOOH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो जो एल्कोहल होता है उसको क्या ROH के द्वारा एवं एल्केनाइक अम्ल जो क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है वह अनुलग्न होता है। तो इस प्रकार से RCOOH के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर R क्या है, तो R इसमें आप लोग याद रखिएगा कि R ये एल्किल समूह होता है। ओके, ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, अर्थात एल्किल समूह। यहाँ पर जो R प्रेजेंस है वो क्या है, एल्किल समूह होता है। परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो किसी मूलक के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो परमाणु तो परमाणु का ऐसा समूह जो किसी मूलक अर्थात या जो किसी समूह के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसको क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। एल्किल मूलक को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो एल्किल मूलक क्या हो, जो एल्किल समूह उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो R के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ओके, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH है तथा एल्केनाइक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH है। ओके, तो जैसे कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3OH लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एल्कोहल अर्थात क्या है, मेथिल एल्कोहल। ओके, यहाँ पर C एक ही कार्बन प्रेजेंस है, इस वजह से क्या होगा, यह मेथिल होगा, और OH अर्थात ये क्या है, क्रियात्मक समूह, अर्थात इसका जो नाम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर इसको IUPAC के नाम के अनुसार इसको मेथिनॉल भी बोला जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार एल्केनाइक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH होता है। ओके, तो क्रियात्मक समूह अर्थात जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, COOH क्या होता है, क्रियात्मक समूह। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर CH3 लेते हैं, इसमें भी तो COOH होता है, अर्थात इसका जो नाम क्या होगा वो होगा एल्केनाइक अम्ल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, इसका नाम एल्केन होगा। और COOH समूह क्या है, उपस्थित है, इसकी वजह से इसका जो क्रियात्मक समूह क्या होता है वो एक होता है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, एल्कोनाइक अम्ल होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है और एल्केनाइक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH होता है। ओके, एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन सिरे से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। तो जो एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो सिरे से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। शुद्ध एल्कोहल जिसमें जल नहीं होता परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। तो परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि शुद्ध एल्कोहल जिसमें जल नहीं होता उसको ही परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। जब इथेनॉल में 5% जल मिला होता है तो इसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। तो परिशोधित स्पिरिट में आप लोग याद रखिएगा कि जो इथेनॉल होता है अर्थात C2H5OH, ओके, इसका जो फार्मूला क्या होता है C2H5OH, या फिर डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CH2 और OH। ओके, दोनों का अर्थ एक ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी 2 कार्बन में, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 5 इसमें भी, और इसमें OH समूह क्या जुड़ा है। अर्थात जब इथेनॉल में 5% जल मिला होता है तो उसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। इथेनॉल का दुरुपयोग न हो इसलिए इसमें विषैला पदार्थ मेथनॉल 3 से 15% तक मिला दिया जाता है। इस तरह के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं, तो इथेनॉल का दुरुपयोग न हो इसलिए इसमें क्या है, विषैला पदार्थ जैसे कि मेथनॉल CH3OH लगभग 10 से 15% क्या है उसमें मिला दिया जाता है, किसमें, एथेनॉल में, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो इस प्रकार के जो मिश्रण को ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। इथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन एल्कोहल की किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। तो एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन भी एल्कोहल से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जिस प्रकार से एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन सिरे से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक इसी प्रकार जो एथेनॉइक अम्ल का जो उत्पादन होता है उसका भी उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, एल्कोहल अर्थात किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। ओके, एथेनॉइक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। तो जो एथेनॉइक अम्ल का जो 3 से 4% जो विलयन होता है वह सिरका कहलाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो ग्लाइसल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो शुद्ध एथेनॉइक अम्ल होता है उसी को ही ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं।
एकलक जिनके अणुभार कम होते हैं आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले बहुलक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन परिभाषा में जाना था कि बहुलीकरण एकलक एवं बहुलक क्या होता है। तो एकलक क्या होता है, तो एकलक जिनके अणुभार सबसे कम होता है उसको क्या बोलते हैं, एकलक। एकलक आपस में मिलकर क्या बहुलक का निर्माण करता है, बहुलक आपस में मिलकर क्या बहुलीकरण का निर्माण करता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एकलक क्या होता है, तो एकलक जिनके अणुभार कम होता है आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले बहुलक बनाते हैं एवं जो बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या बोलता है, बहुलीकरण बोला जाता है। रेशम ऊन जैसे बहुलक जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं और स्टार्च सेलुलोज जैसे बहुलक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक के बारे में जाना था कि जो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक क्या होता है। तो प्राकृतिक बहुलक जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि प्राकृतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा। ओके, तो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले जो बहुलक होता है वह प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल पॉलीमर भी बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है, नेचुरल पॉलीमर। ओके, तो नेचुरल से अर्थात प्राकृतिक और पॉलीमर से अर्थात बहुलक। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो बहुलक है उसी को ही प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। संश्लेषित बहुलक, तो संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा जो संश्लेषित किया गया या फिर जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया जो बहुलक होता है उसी को ही संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक बहुलक कहा जाता है। ओके, इसी को ही क्या बोला जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक बोला जाता है। ओके, पॉलीथीन का एकलक एथीन होता है। ओके, जो पॉलीथीन का जो एकलक क्या होता है, तो वह एथीन होता है। विनाइल क्लोराइड से बनने वाला बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी कहलाता है। ओके, तो जो विनाइल क्लोराइड किसका एकलक होता है, तो वह है पीवीसी का अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक होता है। टेफ्लॉन का एकलक टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। तो इसी प्रकार जो टेफ्लॉन है उसका जो एकलक होता है वो टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। तो इसका जो फार्मूला क्या होगा ना, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, एक एक फ्लोरीन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका जो क्या नाम है, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। कैसे, तो जैसे कि यहाँ पर 4 फ्लोरीन 1 2 3 एंड 4, तो इस वजह से क्या होगा टेट्रा, उसके बाद फ्लो क्या है फ्लोरीन, तो इस वजह से यहाँ पर फ्लोरीन, और चूंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या है डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा एथीन। तो इस प्रकार से इसका जो नाम क्या होगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। ओके, तो जो टेफ्लॉन का जो एकलक होता है वह टेट्राफ्लोरोएथीन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।